प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज मैथ की क्लास है। आज मैथ पढ़ाएंगे। मैथ के बहुत अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस आज के, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले हैं। और इस प्रश्न में कुछ करना नहीं है, प्रश्न बहुत सरल है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग का काम है इसमें। अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, समझेंगे तो प्रश्न थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये प्रश्न काफ़ी कंपटीशन की परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है। और देखिए, अब क्लास शुरू करने से पहले छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। और एक विशेष जानकारी ये है कि नोबेल कोचिंग क्लास में जो आपको निःशुल्क सुविधाएँ प्रोवाइड कराई जा रही हैं, मैथ का जो है 6, 7, 8 व 9, 10 का, इस पाँचों क्लास की मैथ की बुक का संपूर्ण हल आपको नोबेल कोचिंग क्लास में मिलेगा। पीडीएफ मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा और बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे प्रश्नों के जो है चैनल पर पड़े हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। अब देखिए, इंग्लिश में की जो बात है, इंग्लिश में है इंग्लिश ग्रामर को इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव इत्यादि सारी जो है सुविधाएं आपको नोबेल कोचिंग क्लास में मिल जा रही है। ट्रांसलेशन में सभी प्रकार के ट्रांसलेशन पढ़ाए जा चुके हैं और पढ़ाए जाते हैं। इसके जो है ट्रांसलेशन की और जो है लाइव क्लास मिलेगा आपको, और जो है पीडीएफ मिलेगा और बहुत सारे भी वीडियो भी पड़े हुए हैं। ठीक है, परीक्षा में अब आने वाले जो है ट्रांसलेशन और प्रेजेंट और फ्यूचर सभी प्रकार के टेंस, सभी प्रकार के सेंटेंस, ठीक है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, ठीक है, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी में सभी प्रैक्टिस कराया गया है। और जो है इस समय जो है क्लासेस, बहुत विशेष क्लासेस इंग्लिश की चल रही हैं, जो बातचीत पर आधारित है। जहाँ भी हम रहते हैं, जो कुछ बोलते हैं वही जो है आज इस इंग्लिश में बोलने का काम इस समय चल रहा है कि इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे। जो छोटे छोटे सेंटेंस हमारे आसपास में बोलने के काम में आते हैं, उनको हम हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद कराते हैं। ठीक है, तो ये थी विशेष जानकारी। अब देखिए, अपने प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है सिद्ध कीजिए, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि x-4, x-3 तथा x-7, ठीक है, x की घाते 3 -6x स्क्वायर -19x + 84 के गुणनखंड हैं। ठीक है, देखिए एक प्रश्न कह रहा है। देखिए, हम बार बार बताते हुए चले आ रहे हैं कि सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना और समझना चाहिए। जब तक आप प्रश्न को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा कि प्रश्न क्या कह रहा है और क्या करना है। इसलिए प्रश्न को पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए, 3 छोटे छोटे समीकरण हैं और एक बड़ा सा समीकरण है। ठीक है, अब देखिए बड़ा समीकरण क्या है, x की घाते 3 और -6x स्क्वायर, ठीक है, और -19x और +84, ठीक है। अब ये बड़ा सा समीकरण है और 3 छोटे छोटे समीकरण है, x-4 और x-3 और x-7, ठीक है। अब ये कहता है कि ये समीकरण इसका गुणनखंड है, फिर ये दूसरा समीकरण भी इसका गुणनखंड है, फिर तीसरा समीकरण भी इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, यही सिद्ध करना है, दिखाना है कि किस प्रकार से ये समीकरण छोटे वाले इनके गुणनखंड है। ठीक है, अब इसके लिए इस पर आधारित बिल्कुल सेम इसी प्रकार का हमने पिछले क्लास में एक वीडियो मतलब बता चुके हैं। बिल्कुल सेम इसी प्रकार सा एक क्वेश्चन हमने हल करवा दिया। ठीक है, तो देखिए इसको भी देखिए कैसे क्या करते हैं। अब देखिए, हमको गुणनखंड सिद्ध करने के लिए अगर कोई अंक होता तो हम उसका गुणनखंड करते। ठीक है, अब ये तो कोई अंक है नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, बीच देखिए समीकरण है, तो हमने जो छोटा वाला समीकरण 3 है, इस 3 छोटे वाले समीकरण से हम बड़े वाले समीकरण को बारी बारी से भाग देंगे। अगर देखिए हमारा जो पहला समीकरण है, इससे हम भाग देंगे इसको, ये पूरा पूरा कट गया, शेषफल को कुछ नहीं बचा। शेषफल अगर 0 आता है तो ये गुणनखंड होगा। दूसरी इसी क्रिया हम क्या करेंगे, दूसरे और तीसरे के साथ भी करेंगे। ठीक है, हम पहले वाले समीकरण से भाग देंगे और वो भाग देने पर शेषफल अगर 0 आता है तो पहला समीकरण बड़े वाले समीकरण का गुणनखंड होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम ये दूसरे वाले समीकरण से भाग देंगे और इसको भाग देने के बाद में क्या होगा, शेषफल अगर 0 आएगा। भाग देने पर भागफल तो 0 होता नहीं, भागफल कुछ न कुछ तो आएगा, लेकिन भागफल से हमको मतलब नहीं है। ठीक है, भागफल से हमको मतलब नहीं है, हमसे मतलब है केवल शेषफल का काम है। अगर शेषफल हम दूसरे समीकरण से इसको हम भाग दें, शेषफल अगर 0 आया तो ये है इसका गुणनखंड होगा। इसी प्रकार हम क्रिया करेंगे कि तीसरा वाला जो हमारा x-7 है
इससे हम बड़े वाले समीकरण को भाग देंगे। अगर शेषफल 0 आता है तो x माइनस 7 इसका गुणनखंड होगा। अगर हम बारी बारी से अगर भाग देंगे और तीनों का अगर शेषफल या किसी एक का शेषफल 0 नहीं आता है तो वो इसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, यही क्रिया हमको करना है बार बार। कई बार करना है? 3 बार करना है, क्योंकि ये हमारे भाजक है। ठीक है, और ये भाज्य है। तो हम इनको तीनों को बारी बारी से भाग करेंगे और चेक करेंगे, जहाँ शेषफल 0 आएगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए, ये हमारा पहला भाजक है x माइनस 4। x माइनस 4 से ये वाले समीकरण को x की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 19x, ठीक है, प्लस 84 को भाग देंगे। और भाग देने के बाद देखिए यहाँ पर हमको क्या मिलता है, यहाँ पर हमको भागफल मिलता है। अब भाग देने पर कुछ ना कुछ तो मिलेगा, उससे हमसे मतलब नहीं है। दूसरी बात हमारा यह है कि हमको भागफल और भाग शेषफल 2 चीज़ प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अगर से इससे हम x माइनस 4 से इस समीकरण में भाग देंगे, अगर शेषफल 0 आता है तो x माइनस 4 इसका गुणनखंड होगा। इसी प्रकार दूसरा भाजक हमारा है x माइनस 3। x माइनस 3 से हम इसमें भाग देंगे और शेषफल अगर 0 आता है तो ये जो है x माइनस 3 इसका गुणनखंड होगा। इसी प्रकार x माइनस 7 से हम इसमें भाग देंगे और भाग देने पर शेषफल अगर 0 आता है तो x माइनस 7 इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, तो यही क्रिया हमको बार बार 3 बार करना है और तीनों बार करने के बाद हमको केवल शेषफल चेक करना है कि अगर शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड होगा और शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, यही चीज़ हमको चेक करना है। तो देखिए पहली बार में अब देखिए तीनों प्रकार के जो भाजक हमारे हैं
जिससे हमको भाग देना है उसको भाजक कहते हैं। इससे भाग देने पर ये हमारा पहला भाजक होगा। इसी x-3 से भाग देंगे, हमारा दूसरा भाजक है। x-7 हमारा तीसरा भाजक है। ठीक है, अब देखिए भाजक हमारे तीन भिन्न भिन्न है, तीन प्रकार से है, और भाज्य हमारा सेम है। ठीक है, भाज्य हमारे तीनों एक ही समीकरण है। ठीक है, तो देखिए हमको ये सिद्ध करने के लिए गुणनखंड सिद्ध कीजिए कि ये तथा ये बहुपद ये के गुणनखंड है। अब गुणनखंड सिद्ध करने के लिए हमने कई बार बता चुके हैं कि जो हमारा छोटा समीकरण है और बड़े समीकरण का जो गुणनखंड सिद्ध करना है, तो छोटे से हम भाग देंगे बड़े वाले समीकरण में, और शेषफल अगर शून्य आता है तो दो है भाजक और भाज्य दोनों आपस में क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। अगर भाग देने पर अगर वो शेषफल शून्य नहीं आता है तो वो भाजक और भाज्य आपस में गुणनखंड नहीं होंगे। ठीक है, यही बात हमको सिद्ध करना है, यही बात हमको चेक करना है। ठीक है, अब देखिए पहला भाजक हमारा क्या है, x-7, और x-7 को क्या करेंगे, x-4 को हम 0 के बराबर करेंगे। अब क्या होगा, x बराबर 4 होगा। ठीक है, अब x बराबर 4 अपने भाज्य में रखेंगे। भाज्य हमारा एक ही है, तीनों सेम है, ये और ये। ठीक है, तो हम बारी बारी से तो अब देखिए हम क्या पहला भाजक x-4 है, x-4 को 0 के बराबर किए तो x बराबर हमको 4 मिला। ठीक है, अब x बराबर 4 जो हमारा भाज्य है, भाज्य वाला समीकरण है हमारा x की घाते 3 - 6x की घाते 2 और -19x और +84। ठीक है, अब इसमें रखेंगे तो देखिए यहाँ जहाँ जहाँ x है तहाँ हमको क्या रखना है, 4 रखना है। ये होगा 4 की घाते 3 -6 गुणे 4 की घाते 2 -19 गुणे 4 और +84। ये हो गया। अब देखिए 4 की घाते 4 का मान कितना होगा, 4 × 16 = 64 हो जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं। अब देखिए -4 की घाते 4 16 हो गया, 16 गुणा 6 में होगा तो ये होगा 96 और 19 चौक 76 हुआ। ठीक है, 19 चौक 76 हुआ और +84। अब देखिए जो हमारी संख्याएं प्लस में है उनको एक स्थान पर जोड़ेंगे, माइनस वाली संख्याएं एक स्थान पर जोड़ेंगे। देखिए 96 और 76, 96 और 76 तो 6 6 12 के 2। ठीक है, और एक हासिल यहाँ हो गया 10, 10 और 7 कितना हुआ, 17 हुआ। ये कितना हो गया माइनस में, 1 7 और 2। आप देखिए प्लस में कितनी है, 84 और 64, 84 और 64 है। ठीक है, एक बार फिर चेक कर ले, 4 चौक 16 चौको 64 हुआ, 4 की घाते 3 का मान 64 हो गया, 4 की घाते 2 2, 4 की घाते 2 का मान कितना हुआ, 16 हुआ, 16 छक्का 96 हो गया, और 19 चौक 76 हो गया, ये और 84 हो गया। अब देखिए माइनस में हमारा 76 और 96 है, 76 और 96, 6 6 12 और 10 17 हो गया। अब देखिए और उसके बाद प्लस में क्या है, 84 और 64, 84 64 कितना हो गया, 8 हो गया, और 8 6 कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, माइनस का 172 और प्लस का कितना है, 148। ठीक है, अब देखिए माइनस और प्लस ये क्या है, इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है, यानी शून्य नहीं है, तो क्या होगा, नॉट प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड। ठीक है, देखिए यही हमारा आंसर हो गया, सिद्ध नहीं है। ये जो है x-4 इसका गुणनखंड नहीं है। देखिए क्या हुआ कि जो है पहला पार्ट हमारा ये गुणनखंड नहीं है, ये सिद्ध नहीं हुआ। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 0 इज नॉट प्रूव्ड, दैट इज नॉट प्रूव्ड। अब देखिए इसके बाद अगला पार्ट को हम देखते हैं, हल करते हैं। अब देखिए अगला भाजक हमारा क्या है, x-3 है।
एक्स माइनस 3 बराबर 0, एक्स माइनस 3 बराबर हो गया 0, ठीक है। एक्स बराबर क्या होगा, एक्स बराबर 3 होगा। देखिए जहाँ जहाँ एक्स है तहाँ हम 3 रखेंगे, एक्स की घाते 3 है तो हम यहाँ लिखेंगे 3 की घाते 3। आप देखिए माइनस 6x है तो 6 गुणे 3 की घाते 2, 6 गुणे 3 की घाते 2 हो गया ये। माइनस 19 गुणे 3, माइनस 19 गुणे 3 और प्लस 84, ठीक, ये हो गया। अब देखिए 3 की घाते 3, ये क्या होगा, 3 3 का 9 3 27 होगा। माइनस देखिए 3 3 का 9 है ये, और 9 का गुणा 6 में 9 6 के 54, ठीक। और 19 का गुणा 3 में 19 किया 57 और प्लस 84, ठीक। अब देखिए 84 में कौन कौन संख्याएं हैं, वो प्लस में कौन कौन है, वो 27 और 84 है। और 27 और 84 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 ये और 4 ये, 7 4 11 का 1 हो गया, और 8 और 1 हासिल 9 और 9 2 फिर 11 हो गया। फिर से जोड़ लीजिए, 7 ये और 4 ये, 7 4 11 का 1 हासिल 1, और फिर 8 और 2 10 1 हासिल 11। अब माइनस में कौन कौन संख्या है, माइनस में ये है, तो 7 और 4 कितना हुआ 11, 11 का 1 हुआ, और 5 और 5 10 और 1 किए 11, ठीक है। अब देखिए ये 0 के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ये गुणनखंड है, ठीक है। x माइनस 3 बहुपद इसका गुणनखंड है, ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसी प्रकार हम इसको भी सिद्ध करना है तीसरे पार्ट को, ठीक है। तो तीसरे पार्ट को भी देख लीजिए, इसको पहले हटाएंगे फिर यहाँ से, और फिर हल करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये तीसरा वाला पार्ट है, थर्ड वाला, यही हल कर रहे हैं। ये देखिए क्या, x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 7 होगा, ठीक। x बराबर 7 हो गया। अब देखिए हमको इसी समीकरण में रखना है, इसी में, तो 7 की घाते 3 होगा, 7 की घाते 3 हो गया, माइनस 6 गुणे 7 की घाते 2, ठीक है, तो 7 की घाते 2 हो गया, ठीक है। अब माइनस 19 x है तो माइनस 19 गुणे 7 और प्लस 84, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 7 की घाते 3 यानी 7 गुणे 7 गुणे 7, ठीक है। 7 का गुणा हम 7 बार 3 बार करेंगे, इनका गुणा के 49 हो गया, 49 का 7 में 7 9 63 के 3 हासिल आए 6, और 7 चौक 28 और 6 28 2 30 और 6 36 34 होगा, 7 9 63 के 3 हासिल आए 6, और 7 चौक 28 और 2 30 4 34, ये हो गया 343, 3 4 3 ये हो गया, ठीक। अब 49 का गुणा 7 में करेंगे उस 6 में, ठीक है। देखिए 7 की घाते 2 का मान कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 का गुणा हम 6 में करेंगे, 49 गुणे 6, तो 6 9 54 के 4 हासिल आए 5, और 6 चौके 24, और 6 9 54 के 4 हासिल आए 5, और 6 9 54, 54 और 5 कितना हुआ 59, ठीक है। 6 9 54 के 4 हासिल आए 5, और 6 चौके 24 और 5 29, 6 चौके 24 और 5 29, ये हो गया माइनस 2 9 और 4, ठीक है ना, हो गया 294 हो गया। अब देखिए 19 का गुणा 7 में करेंगे तो 19 सत्ते 133 होता है, 19 का गुणा 7 में करेंगे 19 सत्ते 133, तो अब फिर गुणा करिए 7 9 63 के 3 होगा, और 7 कम 7 और 6 13 133 और प्लस 84, ठीक है। अब देखिए इसको भी हम जोड़ेंगे घटाएंगे, अगर 0 आएगा तो गुणनखंड होगा। ये हम इस प्रकार करते हैं, यहाँ हमको शेषफल ज्ञात होता है, ये वाला शेषफल, ठीक है, ये वाला। अगर ये शून्य होगा तो गुणनखंड होगा, तो हमको ये से शून्य अगर होता है जोड़ने घटाने पर तो गुणनखंड होगा, शून्य नहीं होता है तो गुणनखंड नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए ये अब माइनस में कौन कौन संख्या है, माइनस में ये 2 है,
और प्लस में फर्स्ट और लास्ट वाला है। ठीक है, देखिए 3 का और 4 का जोड़ कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, 3 और 4 का जोड़ हो गया, हासिल कोई नहीं है। ठीक है, अब देखिए 8 का और 4 का जोड़ होगा और हासिल होगा वो 3 में जाएगा, तो 8 4 12 के 2 हासिल 1 3 में जुड़ेगा तो कितना हो गया, 12 का 2 हासिल है 1, 3 और 1 4 हो गया। अब माइनस वाली संख्या जोड़ेंगे तो माइनस में 3 और 4 कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, 3 4 लास्ट से फर्स्ट की संख्याएं जुड़ गई हैं, अब लास्ट से सेकेंड 3 9 3 12 के 2। ठीक, अब देखिए लास्ट से थर्ड नंबर वाली हासिल इसमें 1 आया, 9 3 12 के 2 और देखिए 2 और 1 2 और 1 3 और 1 4। अब देखिए 427 प्लस का 427 माइनस का बराबर 0 हो गया, तो ये भी क्या हुआ, अप्रूव हो गया, ये भी गुणनखंड है। ठीक, देखिए भाजक के 3 पार्ट थे, 2 पार्ट क्या हो गए हैं, गुणनखंड है और 1 पार्ट गुणनखंड नहीं है। तो इन x माइनस 4 बहुपद का गुणनखंड नहीं है और बाकी ये दोनों गुणनखंड है, x माइनस 3 और x माइनस 7। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है ये कि किस मान के लिए x माइनस 5 इसे x की घाते 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस ये x प्लस माइनस 10 का गुणनखंड है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि x माइनस 5, ठीक है, x माइनस 5 समीकरण बहुपद का समीकरण है, x की घाते 3 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस ये x और प्लस माइनस 10। ठीक है, अब देखिए ये जो है छोटा समीकरण है x माइनस 5 इस समीकरण का गुणनखंड है। ठीक है, अगर ये इसका गुणनखंड है तो ये का मान कितना है। ठीक है, यही ये का मान ज्ञात करना है, x माइनस 5 इसका गुणनखंड है तो ये का मान कितना है। ठीक है, किस मान के लिए ये इसका गुणनखंड है। अब देखिए इसके लिए हमको क्या करना है कि हम x माइनस 5 से भाग करें, इसको भाग करें, ठीक है, हम x माइनस 5 से इसको भाग करें, यहाँ हमसे भागफल से कुछ मतलब नहीं है, भागफल कुछ भी आना चाहिए और शेषफल क्या आ जाए, शेषफल 0 आ जाए। हम ये का वो मान रखें कि जिस मान से हमारा शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, हम भाग देंगे, ये एक जो है अचर संख्या है और ये के स्थान पर हम कुछ मान रखेंगे कांस्टेंट, अगर उस मान से हमारा 0 शेषफल आता है तो x माइनस 5 इस बहुपद समीकरण का क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, अब देखिए शेषफल शून्य करने के लिए हम शेषफल ज्ञात करेंगे, जो विधि से हम शेषफल ज्ञात करते हैं, जो ट्रिक से हम शेषफल ज्ञात करते हैं वही ट्रिक हम अपनाएंगे और जो हमारा शेषफल आएगा उसको हम 0 के बराबर करेंगे। 0 के बराबर करने के बाद में क्या होगा, ये का मान हमारा मिल जाएगा, वही ये का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए अपनी हम ट्रिक लगाते हैं शेषफल ज्ञात करने के लिए। तो देखिए अभी x माइनस 5 ये हमारा क्या है, भाजक है, भाजक को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर 5 होगा। x बराबर 5 हम इस समीकरण में मान रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, x की घात 3 है तो हम लिखेंगे 5 की घात 3 माइनस 3 गुणे 5 की घाते 2 और प्लस ये गुणे 5 और माइनस 10। अब ये होगा 5 की घात 3 का मान कितना होगा, ये हो जाएगा 25, 25 नहीं होगा 125 होगा, 5 का गुणा 3 बार होगा, 5 गुणे 5 और गुणे 5, ये होगा 50 25 25 पंचे
25 होगा। ठीक, ये हो जाएगा 125। अभी देखिए 5 की घाते 2 है, तो 5 की घाते 2 का मान कितना होता है? 5 का गुणा हम 2 बार करते हैं। ठीक है, 5 की घाते 2 का मतलब क्या होता है? 5 का गुणा हम 2 बार करते हैं। 5 का 2 बार करेंगे तो 25 होगा, और 25 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 75। ठीक, अब देखिए शेष फल हमको मिल रहा है, शेष फल हम यहाँ क्या करेंगे? 0 के बराबर करेंगे, तभी हमारा ये का मान आएगा। ठीक है, तो 0 के बराबर हो गया। अब देखिए ये तो हो गया 75, ये क्या होगा? प्लस 5, ये 5 ये हो जाएगा, ये क्या होगा? ये 5 ये होगा, और -10 और बराबर 0। ठीक, अब देखिए जब तक 0 के बराबर नहीं करेंगे ये का मान नहीं निकलेगा, और जो शेषफल होगा, जब हमारा शेषफल 0 होगा तभी ये का मान निकलेगा। ठीक है, आप देखिए 125 में से 75 निकलेगा तो कितना बचेगा? 125 में से 75 निकल जाएगा तो 25, 75 और 25 100, और फिर 25 और जुड़ेगा तो 150, मतलब 125 होगा। तो ये बचेगा कितना? 50 प्लस 5 ये, और -10 और बराबर 0। एक अंक और माइनस में है, वो कौन सा अंक है? -10 है। ठीक है, 10 क्या है? माइनस में है, तो 50 में से 10 फिर निकालेंगे तो क्या बचेगा? 40, 40 प्लस 5 ये, और बराबर 0। ठीक, अब क्या करना है? हमको पक्षांतर करना है। अब देखिए पक्षांतर करने का काम हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी में तो है नहीं पक्षांतर करने का काम। पक्षांतर करने का काम क्लास 6 से शुरू होता है। ठीक है, तो हम वही पक्षांतर करेंगे, और पक्षांतर करने के बाद हमारा खट से आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए इसका आप पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? 5 ये अपने पास रखेंगे, और ये बराबर होगा -40। ठीक है, 5 ये बराबर -40 होगा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? ये बराबर होगा -40 बटे 5, 5 से कम 5, और 5 अट्ठे 40, यानी कि ये बराबर कितना आया? -8, और ये बराबर 8। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। यही ये का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए ये का मान तो क्या हुआ? ज्ञात हो गया है। अब एक बार हम उसकी पुनरावृत्ति करेंगे, चेक करेंगे कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, ये का मान जो हमारा आया है ये सही है कि गलत है? देखिए फिर हम एक बार सबसे पहले क्या काम करेंगे? प्रश्न पढ़ने का काम किया जाता है। सबसे पहले पेपर मिलता है तब, या किताब से हम हल करते हैं, या हम या कहीं क्लास में पढ़ते हैं तब, कहीं भी पढ़ते हैं या ट्यूशन में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले कौन सा काम होता है? क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसको समझना कि क्वेश्चन में हमको क्या मतलब कौन सा कार्य करना है, कौन सा सूत्र में लगेगा, और प्रश्न क्या पूछ रहा है। सबसे पहले हमको ये समझना है कि जो है क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, कौन सी जानकारी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ये के किस मान के लिए x - 5 x की घाते 3 - 3x² प्लस ये x - 10 का गुणनखंड होगा। ठीक है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि ये छोटा समीकरण बड़े समीकरण का गुणनखंड होगा या गुणनखंड है। ठीक है, तो इसमें एक अचर संख्या है, उच्चर संख्या है, ये एक चर संख्या ये है, उसका कोई अचर संख्या होगा तभी ये जो है गुणनखंड होगा। ठीक है, तो किस मान के लिए इसका अचर संख्या जो है इसका मान क्या है, यानी ये का मान ज्ञात करना। सबसे पहले कह रहा है कि ये के किस मान के लिए ये इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, आप देखिए गुणनखंड पर बात आ गई है, और जब गुणनखंड ज्ञात करना है तो हमको वहीं से ये का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो अब गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो हमारा जो छोटा समीकरण होता है, तो छोटा समीकरण को से बड़े समीकरण को भाग देते हैं, छोटे समीकरण से बड़े समीकरण को भाग देते हैं, और भाग देने पर जो शेषफल होता है वो 0 आता है, तो भाजक भाज्य का गुणनखंड होगा। ठीक है, क्या होगा? भाजक भाज्य का गुणनखंड होगा। अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो भाजक भाज्य का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए भाजक हमारा हो गया x - 5, और भाज्य हमारा ये समीकरण है। 2 ही समीकरण है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में 2 ही समीकरण है, तो हम बड़े वाले समीकरण को छोटे वाले समीकरण से भाग देंगे,
जिस समीकरण से भाग देते हैं वो क्या होता है, भाजक होता है। और जिसको भाग दिया जाता है, जिसको बांटा जाता है, वो क्या होता है, भाज्य होता है। ठीक है, तो अगर हम भाजक से भाज्य में भाग देंगे तो यहाँ अगर शून्य आएगा, ठीक है, तो गुणनखंड होगा। और जैसे शून्य कैसे आएगा, जो चर संख्या है वो अचर में बदला जाएगा। ठीक है, जो चर संख्या है वो अचर में बदला जाएगा, उसका कुछ ना कुछ मान रखना होगा। तो जब हम कुछ मान रखेंगे जिस पर हमारा शेषफल शून्य आएगा, तो वही हमारा मान ए का मान हो जाएगा। ठीक है, देखिए शेषफल ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हम भाग देंगे तो बीजगणित में भाग देने पर गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, समय भी ज़्यादा लगता है और स्थान भी ज़्यादा घेरता है। ठीक है, तो इसलिए शेषफल ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा भाजक है, भाजक को 0 के बराबर करेंगे और 0 के बराबर करने के बाद में वहाँ से हमको x का मान मिलेगा। x का मान अपने भाज्य में रखेंगे, जो भाज्य वाला समीकरण होगा उसमें रखेंगे और जोड़ घटाकर उसको हम 0 के बराबर फिर करेंगे। अगर 0 के बराबर अगर उसका मान 0 आता है तो क्या है, गुणनखंड होगा, भाज्य भाजक का गुणनखंड होगा, यानी भाजक भाज्य का गुणनखंड होगा। हम उल्टा थोड़ा बोल गए थे, यानी भाजक भाज्य का गुणनखंड होगा। अगर 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा, लेकिन प्रश्न हमारा कह रहा है कि गुणनखंड है। ठीक है, अगर गुणनखंड है तो हम इसको 0 के बराबर ऑलरेडी हम पहले से ही 0 के बराबर कर देंगे। और 0 के बराबर करने के बाद हमको क्या मिला है, 40 + 5 ये। तो आप देखिए ये का मान हमको यहीं से क्या मिला है, पक्षांतर करने पर -8 मिला है। ठीक है, तो एक बार हम इसको फिर चेक कर रहे हैं, इसको 0 के बराबर किए, 0 के बराबर करने के बाद हमको x बराबर 5 मिला। तो x का मान हम इसमें रखेंगे, देखिए x की घाते 3 है, 5 की घाते 3 होगा, -3 × x की घाते 2 है तो 3 × 5 की घाते 2 होगा, +5 ये -10। अब देखिए क्या करना है हमको, 5 की घाते 3 का मान कितना हो गया, 125 हो गया। और 25 25 या 75 ये हो गया माइनस के साथ, और +5 ये -10 है। ठीक है, माइनस में हमारे पास 2 संख्याएं हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक एक संख्या को प्लस में से माइनस वाला घटाएंगे। तो 125 में से 75 निकलेगा तो 50 बचेगा, 50 + 5 ये -10 = 0। ठीक है, अब देखिए कितना हुआ। अब इसके बाद कि फिर हमको मिला है एक संख्या माइनस में 10 है। ठीक है, 10 को घटाएंगे 40 में से, तो वो 50 में से तो 40 + 5 ये = 0। ठीक है, अब देखिए 5 ये = -40 और ये = -8। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अब देखिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, आप चलते चलते एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।